हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश फर्स्ट ईयर न्यू बुक यूनिट 3 द एक्विंग ग्रीन पोएम की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है ग्लॉसरी यानी वर्ड्स मीनिंग्स। थ्रश बोलते हैं अ टाइप ऑफ सॉन्ग बर्ड यानी खुश इल्हान सुरीली आवाज़ वाला परिंदा। चीयरफुल फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस और जॉय यानी खुशी। फोक बोलते हैं लोग, आम लोग, पीपल इन जनरल। डिसेंट बोलते हैं गरूब होना, नीचे की तरफ मूव करना, टू मूव और गो डाउन। यूथ बोलते हैं जवानी, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन अ पर्सन इज़ यंग टिपिकली रेफर्स टू द टाइम बिफोर एडल्टहुड। वेरी बोलते हैं फीलिंग वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर वर्किंग हार्ड और एक्सपीरियंसिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी थकावट, थकना। जब हम कई अरसे की मेहनत के बाद थकन महसूस करते हैं उसे वेरी बोलते हैं। मैरी बोलते हैं हैप्पीनेस को, खुशी को, हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय, ऑफन एसोसिएटेड विद लाइवली एंड चीयरफुल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट पैटर्न ऑफ राइमिंग डू यू सी इन द पोएम एंड हाउ डज इट इफेक्ट द मूड। आपको नज़्म में काफ़िया का क्या अंदाज़ नज़र आता है। काफ़िया कहते हैं हर मिसरे के अगर आखिरी अल्फाज हम आवाज़ हों तो उसे काफ़िया कहते हैं, और ये नज़्म के मिजाज पर क्या असर डालता है। द पोएम फॉलोज़ एन AABB राइम स्कीम इन एवरी स्टेंजा। दिस कंसिस्टेंट पैटर्न क्रिएट्स अ म्यूजिकल एंड cheerful rhythm. It mirrors the playful innocence of children on the green. Overall, the rhyme adds harmony and a joyful mood to the poem. यानी नज़म के हर स्टेंजा में AABB की काफ़िया बंदी नज़र आती है और ये मुसलसल अंदाज़ नज़म में खुशगवार और रिदम पैदा करता है। ये बच्चों की मासूम और खेलती हुई फितरत की अक्कासी करता है। ओवरऑल ये जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग पैटर्न है, ये नज़म को हम आहंग और खुशी भरा मूड देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम। इफ़ येस व्हाट डू दे ऐड टू द मीनिंग। क्या आपको नज़म में कोई तशबीह या इस्ताआरा नज़र आता है। फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं जब कोई पोएट अपनी पोइट्री में फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है, जैसे कि सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, आयरनी, इमेजरी, तो उसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हाँ तो वो नज़म के मतलब में क्या इजाफ़ा करते हैं। येस द पोइट पर्सोनिफाइज द बेल इन द मैरी बेल्स रिंग गिविंग देम इमोशन। ही ऑल्सो यूजेज अ सिमिली like birds in their nest for the resting children. These devices bring life to nature and warmth to the scene. They deepen the tone of peace, innocence and joyful unity. जी हाँ, शायर ने घंटियों को द मैरी बेल रिंग्स कहकर इंसानों की तरह खुशी महसूस करने वाला बताया है और इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह एक तशबीह जैसे लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, बच्चों के आराम को परिंदों के घोंसले से तशबीह दी है। ऐसे अंदाज़ पोएम को ज़िंदा और फितरत को गर्म जोश बना देते हैं। ये नज़्म में अमन, मासूमियत और ख़ुशी का एहसास गहरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स और फ्रेजेस शेप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। आंसर, phrases such as the sun does arise, bells are ringing and happy the skies establish a joyful and vibrant morning scene. Children sit and are ready to play highlights the innocence and energy of youth. The line old John with white hair reflects the quiet wisdom and memories of old age. They laugh at our play. This line adds a nostalgic touch, bridging past and present. The sun does descend and our sports have an end symbolizes the close of life's active phase. Together these expressions convey the poem's central theme, the cycle of life from youth to old age. What can you infer about the relationships or messages in the poem from the way
द कैरेक्टर्स और एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड, यानी नज़्म में किरदारों या आप उन एलिमेंट्स कहते हैं उन अनासिर की वजाहत से आप नज़्म के पैगाम या उनके ताल्लुक़ के बारे में क्या अख़ज़ करते हैं। आंसर देखें, द ओल्ड एंड द यंग आर शोन टुगेदर शेयरिंग द सेम स्पेस. Old John reflects on his youth with joy, not sadness. The poem emphasizes connection between generation and time. It gently conveys the cycle of life through shared experiences. बच्चे और बूढ़े एक ही जगह पर साथ साथ दिखाए गए हैं। ओल्ड जॉन खुशी के साथ अपने बचपन को याद करता है और वो गम के साथ नहीं याद करता, खुशी के साथ याद करता है। नज़्म जो है वो नस्लों और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है और ये जो ज़िंदगी के चक्कर को यानी साइकिल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल को नरमी से तजर्बात के ज़रिए बयान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू आइडियाज़ और फैक्ट्स डिड यू लर्न एंड हाउ डू दे रिलेट टू व्हाट यू ऑलरेडी नो? आंसर, in The Echoing Green, I learned how William Blake connects the happiness of childhood with the natural cycle of life. The poem shows children playing joyful while old people watch and remember their youth. This idea of life's different stages linked through nature was new to me. It relates to what I already know about innocence and growing old, but shows how they are connected. Blake uses the green field as a symbol of life's ongoing cycle. The poem teaches that joy and memories are part of life's natural flow. How would you put the main idea of the poem into your own words? आप नज़्म के मरकज़ी ख़याल को अपने अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? The poem captures the happiness of youth and harmony with nature. It reflects on the beauty of simple joys and shared moment. As day turns to night, fun fades, just like stages of life. It is a celebration of childhood and a reflection on aging. ये नज़्म बच्चों या बचपन की खुशी और फितरत के साथ हम आहंगी को बयान करती है। ये सादा खुशियों और मुश्तरका लम्हात की खूबसूरती दिखाती है। जैसे दिन रात में बदलना, वैसे ही ज़िंदगी के मराहिल भी बदलते हैं। ये नज़्म बचपन का जश्न और बुढ़ापे पर एक नर्म और गहरा गौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन, व्हाट कैन यू गेस अबाउट द डीपर थीम्स और मैसेजेस इन द पोएम? The poem The Echoing Green shows themes of childhood innocence and the passing of time. It contrasts the happiness of children with the calm thoughts of elderly. Nature is used to represent life's constant cycle and renewal. The poem teaches that joy and memories exist together in life's journey. It also reminds us that change is natural, but life continues. Overall, Blake highlights the connection between happiness, memory, and time. Next question, vocabulary and grammar. Vocabulary acquisition, जिससे हम नए अल्फाज बनाएंगे और नए अल्फाज सीखेंगे. Choose 3 new words from The Echoing Green that were unfamiliar to you. For each word, provide following information. यानी आप पोएम एक्विंग ग्रीन से कोई से 3 अल्फाज चूज़ करें जो आपके लिए अनफेमिलियर हैं, यानी जो आपके लिए अननोन हैं, नए हैं, जिनका मीनिंग आपको नहीं आता, और हर अल्फाज की आपने प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन डेफिनेशन की सूरत में और सेंटेंस की सूरत में. फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ड है अराइज. डेफिनेशन देखें, टू गेट अप especially from bed, to come into existence or begin to be noticed. Sentence देखें, as the sun does arise, the day begins with joy and light. arise बोलते हैं बिस्तर से उठना यानी वजूद में आना या नुमाया होना, और जैसे कि सेंटेंस है कि जैसे ही सूरज उभरता है दिन खुशी और रोशनी से आगाज़ लेता है. नेक्स्ट वर्ड है लैप. लैप यानी गोद. डेफिनेशन है द टॉप पार्ट ऑफ योर लेग्स दैट फॉर्म्स अ फ्लैट सरफेस
when you are sitting down, यानी आपकी टांगों का ऊपर वाला हिस्सा जो बैठने पर एक हमवार सी सरफेस बना देता है उसे लैप बोलते हैं। सेंटेंस है द टायर्ड चिल्ड्रन रेस्टेड इन द वार्म लैप्स ऑफ देयर मदर्स। थके हुए बच्चे अपनी माँओं की गोद में सुकून से बैठे या थके हुए बच्चे अपनी माँओं की गर्म गोद में आराम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंड, यानी नीचे की तरफ आना, गरूब होना। डेफिनेशन टू कम और गो डाउन फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल, किसी ऊंचे मकाम से नीचे की तरफ आना। और सेंटेंस देखें एज द सन बिगेन टू डिसेंड द चिल्ड्रंस गेम केम टू एन एंड, जैसे ही सूरज नीचे आने लगा बच्चों के खेल ख़त्म होने लगे। नेक्स्ट है वेरिएशंस इन मीनिंग्स। कंपेयर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम, राइट डाउन द डिफरेंट कॉनोटेशंस दैट ईच वर्ड कैरीज, यानी आप नज़्म में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का मतलब आपस में मवाजना करके बताएं और ये भी लिखें कि हर लफ्ज़ का क्या तासुर या क्या मतलब निकलता है। अब पहले जो वर्ड दिया गया है वो है मैरी और जॉयफुल, ठीक है। अब मैरी कहते हैं ये वो खुशी होती है जो हम दिखाते हैं, जैसे कि खेलना, हंसना, शोर मचाना। और जॉयफुल वो खुशी होती है जो दिल में होती है, जैसे जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है या आप किसी से तारीफ़ सुनते हैं तो आप दिल में खुश हो जाते हैं, इसको बोलते हैं जॉयफुल। मैरी cheerful and lively, characterized by festivity or light-heartedness. Connotation: merry suggests outward, sociable happiness, often seen in parties, bells, laughter. It has a festive and playful tone. Joyful: feeling, expressing, or causing great pleasure and happiness. Connotation: joyful conveys a deeper, more inward and emotional sense of happiness, less about playfulness, more about heartfelt contentment. Next word weary versus tired. वेरी और टायर्ड का अगर हम आपस में कंपेयर करें तो जब आप स्कूल से आकर थक जाते हैं तो आप टायर्ड होते हैं, लेकिन अगर कोई दिन भर काम करे, बीमार हो या बहुत बोझ महसूस करे तो वो वेरी होता है, यानी दिली थकन। और टायर्ड बोलते हैं आम सी थकन, जैसे दौड़ने के बाद, जैसे भागने के बाद, स्कूल से आने के बाद। जबकि वेरी होता है बहुत ज़्यादा थक जाना, जैसे काम से या किसी उम्र की वजह से थक जाना। अब आप देखें वेरी वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। Connotation: weary implies long-term exhaustion, both physically and emotional, often carrying a tone of burden or hardship. Tired: in need of rest or sleep, weary or bored with something. Connotation: tired is more general and neutral, can refer to short-term fatigue or simply needing rest. Next, echoing or साउंडिंग। एक्विंग कहते हैं आवाज़ जो आहिस्ता आहिस्ता गूंजती है, यानी खूबसूरत गूंज की तरफ इशारा करती हुई आवाज़। जैसे हम पहाड़ों में अगर सदा लगाते हैं तो वो पलट कर आती है, उसे एक्विंग कहते हैं। और रीसाउंडिंग ये बड़ी ताकतवर, तेज़ और ज़ोरदार आवाज़ होती है, यानी जब आप पहाड़ पर खड़े होकर हेलो बोलते हैं और आपको वापस सुनाई देता है तो ये एक्विंग साउंड होती है। और जब ढोल बजता है या आपको माइक से कोई ज़ोरदार आवाज़ आती है तो इसे रीसाउंडिंग कहते हैं। अब आप देखें एक्विंग, रिवर्बरेटिंग साउंड, रिपीटेड और रिफ्लेक्टेड साउंड। कॉनोटेशन: एक्विंग सजेस्ट सॉफ्ट, कॉन्टीन्यूअस रेपिटेशन, इवोकिंग पीसफुलनेस, डिस्टेंस और काम। रीसाउंडिंग: loud enough to reverberate, unmistakable and empathetic. Connotation: resounding implies force, clarity and power. It's more dramatic, often used to describe strong sound or effect.
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीमोरॉन एंड यूफेमिज्म. Oxymoron is a figure of speech where two opposite or contradictory terms are combined to create a unique expression. For example, deafening silence और bittersweet. Oxymoron का मतलब होता है जब दो मुख्तलिफ अल्फाज आपस में एक साथ मिलाकर बयान किए जाएं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके मानी आपस में ऑपोजिट हों लेकिन हम उनको मिलाकर इस्तेमाल करें और उससे कोई यूनिक एक्सप्रेशन प्रेजेंट हो, उसे ऑक्सीमोरॉन बोला जाता है. जैसे कि डेफनिंग साइलेंस, जैसे कि बिटर स्वीट. बिटर का मतलब होता है तुर्श और स्वीट का मतलब होता है मीठा. ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, आपस में मिलाकर अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसे ऑक्सीमोरॉन बोला जाता है. यूफेमिज्म. यूफेमिज्म इज़ अ माइल्ड और पोलाइट टर्म यूज टू रिप्लेस अ हार्श, ब्लंट और ऑफेंसिव वन. फॉर एग्जाम्पल, सेइंग पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड. यूफेमिज्म यानी जब हम किसी बुरी या किसी नापसंदीदा या किसी सख्त बात को सीधे या डायरेक्ट तरीके से कहने के बजाय नरम या किसी तहजीब भरे अंदाज में बोलते हैं, उसे यूफेमिज्म कहा जाता है. जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है और हम कहते हैं कि वो मर गया, और इसकी बजाय अगर हम ये कह दें कि वो गुज़र गया, वफ़ात पा गया, इसे यूफेमिज्म कहा जाता है. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑक्सीमोरॉन इन ईच सेंटेंस बिलो एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स. आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में से आपने ऑक्सीमोरॉन को फाइंड आउट करना है और उनके मीनिंग बताने हैं. शी लुक्ड एट हिम विद अ कोल्ड फायर इन हर आइज. इस सेंटेंस में ऑक्सीमोरॉन कोल्ड फायर, मीनिंग द फ्रेज कंबाइंस कोल्ड, लैक ऑफ वार्मथ, एंड फायर, हीट एंड पैशन, टू डिस्क्राइब अ लुक दैट इज़ इंटेंस and passionate yet emotionally distant or harsh. Next sentence, his explanation was a definite maybe. अब इस सेंटेंस में definite maybe oxymoron है. meaning definite means certain and maybe means uncertain. Together they suggest an unclear or hesitant answer. Next statement, the cake was a bittersweet reminder of old memories. Oxymoron, bittersweet, meaning bitter and sweet, describe mixed emotion, indicating the cake brings both happy and sad feelings related to memories. Next statement, the living dead roamed the city in the horror movie. Oxymoron, living dead, meaning refers to beings that are physically dead but behave as if alive, or common supernatural concept in horror stories. Replace the underlined words in each sentence with a more polite euphemism. हमें sentences दिए गए हैं और हमने underlined words को किसी polite euphemism के साथ replace करना है. The company fired many employees last month. Fired, euphemism, let go. The old man died peacefully in his sleep. Died, euphemism, passed away. She has always been a bit lazy when it comes to housework. A bit lazy, euphemism, less energetic. They live in a poor neighborhood on the outskirts of the city. Poor, euphemism, underprivileged. Compound preposition and prepositional phrases. Filling the blank with appropriate compound prepositions. हमें compound prepositions दी गई हैं और हमने appropriate compound preposition के साथ हमें compound prepositions दिए गई हैं और हमें appropriate compound prepositions के साथ filling the blanks को complete करना है. The children gathered in front of the teacher to listen to the story. The event was cancelled because of the heavy snowfall. The flight was delayed due to the technical issues. The cat sat on top of the warm blanket, enjoying the sunlight. The new cafe opened next to the bookstore. She solved the problem by means of a detailed analysis of the data. In spite of new policy, all the employees are required to attend the training session. The package was delivered along with a note of apology. Oral communication. Read aloud the given dialogue and practice in groups.
Student A, what do you think the birds in the poem represent? I noticed they are mentioned a lot. आप क्या समझते हैं कि इस पोएम में जो बर्ड्स का तस्करा किया गया है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? और मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा इन बर्ड्स का ज़िक्र किया गया है. स्टूडेंट बी, आई थिंक द बर्ड सिम्बलाइज द जॉय एंड फ्रीडम ऑफ स्प्रिंग. मुझे लगता है कि परिंदों का इस्तेमाल इसलिए किया गया है बताने के लिए कि वो मौसम बहार की आज़ादी को इंजॉय कर रहे हैं. द वे दिस सिंग सीम्स टू रिफ्लेक्ट द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑन द ग्रीन. और जिस तरह ये बर्ड्स सिंग कर रहे हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि इस पूरे ग्रीन फील्ड में जो लोग खुशी मना रहे हैं उनके साथ ये परिंदे भी बहुत खुश हैं. स्टूडेंट सी, दैट मेक्स सेंस. आई ऑल्सो नोटिस्ड हाउ द बेल्स रिंगिंग एड टू दैट चीयरफुल एटमॉस्फेयर. वाकई ऐसा ही है, मैंने भी नोट किया है कि खुशी भरी घंटियों का बजना ये भी ज़ाहिर करता है कि पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ है. डू यू थिंक द टाइम ऑफ डे इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू? आपको लगता है कि ये जो वक्त की बात की गई है इसकी भी कोई अहमियत है? स्टूडेंट ए, येस डेफिनेटली. द सन राइजिंग एंड देन सेटिंग सीम टू शो द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज. बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे दिन से रात हो रही है इसी तरह ज़िंदगी भी आगाज़ से इख्तिताम की तरफ जा रही है. स्टूडेंट बी, सो द पोएम माइट बी कंपेयरिंग द हैप्पीनेस ऑफ चाइल्डहुड टू द पीसफुलनेस ऑफ ओल्ड एज, राइट? इसका मतलब ये है कि दिन का आगाज़ और फिर दिन का इख्तिताम इसी तरह बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापे की पुरसकून ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है. क्या ऐसा ही है? Student C, exactly. And the way the tone shifts in the last stanza really shows that change. Activity: divide the class into small groups. Assign each group a role related to the poem. Class को कोई छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उन ग्रुप्स को रिलेटेड टू पोएम कोई रोल असाइन करना है. ईच ग्रुप विल रीड द पोएम टुगेदर. हर ग्रुप जो है इस पोएम को मिलकर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस देयर असाइंड रोल. दे शुड कंसीडर हाउ देयर रोल कंट्रीब्यूट टू द पोएम्स मीनिंग, encourage them to use standard pronunciation and intonation. Rules can include narrator, poet, यानी एक पोइट बना दें. एक्सप्लेन द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम, जो पूरी पोएम के ओवरऑल मैसेज को एक्सप्लेन करेगा. इसी तरह क्लास के ग्रुप में किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड जॉन बनाया जा सकता है. रिप्रेजेंट्स द ओल्डर जनरेशन रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर यूथ. अ चाइल्ड ऑन द ग्रीन. और इसी तरह ग्रीन फील्ड में एक बच्चा. डिस्क्राइब्स द जॉय ऑफ प्लेइंग ऑन द ग्रीन, जो कि डिस्क्राइब करेगा या डिस्क्राइब करता है इस सरसब्ज मैदान में खेलों की खुशी को. बर्ड्स एज अ कलेक्टिव रोल express the symbolism and importance of nature in the poem. Time, discuss the passage of time and its impact on the events in the poem. यानी कि एक एक्टिविटी है जिसमें क्लास को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है और किसी को पोइट बनाना है, किसी को ओल्ड जॉन और इसी तरह किसी को चाइल्ड बच्चा, बर्ड्स, टाइम. और इसी तरह वो आपस में डायलॉग डिलीवरी करेंगे और पूरी पोएम के मीनिंग्स और पूरी पोएम के थीम को एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टैंडर्ड प्रोनंसिएशन होगी और उनकी एग्जैक्ट इंटोनेशन के साथ वो एक्सप्लेन करेंगे. राइटिंग स्किल, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है. और फिर वो कहते हैं कि रीड द पोएम द एक्विंग ग्रीन केयरफुली. आप इस पोएम एक्विंग ग्रीन को ध्यान से पढ़ें. पैराफ्रेज ईच लाइन और स्टेंजा ऑफ द पोएम. और इस पोएम के हर लाइन और हर स्टेंजा को पैराफ्रेजिंग करनी है और मेंटेनिंग द एसेंस एंड टोन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इन योर नोटबुक. और आपने ख़्याल रखना है कि आपने मेंटेन रखना है इसकी ओरिजिनल टोन को.